न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये सारी चीजें ना फोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। जितनी भी चीजें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मोशन की जो भी हम लोग बात करेंगे, ये सारा कुछ फोर्स के सराउंडिंग में ही रिवॉल्व करेगा। तो पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई फोर्स क्या चीज होता है ना। पहले हमें ये एनालाइज करने की जरूरत है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स बेसिकली क्या बोलते हैं, फोर्स बेसिकली कॉज इफेक्ट होता है। सिंपल से लैंग्वेज में यदि हम लोग फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, पुश और पुल इफेक्ट। पुश और पुल इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, फोर्स। पुश पुश और पुल इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, फोर्स, राइट। अब देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या 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 कर सकता है। फोर्स पहला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और तीसरा ये दोनों भी चेंज कर सकता है। मींस फोर्स कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट। ये क्या, इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इट मे चेंज magnitude of velocity, it may change direction of velocity, right, and third is may change both, right। on it will लिख लेना पहले। तो भाई पुश और पुल इफेक्ट क्या क्या काम कर सकता है, इट में चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मे भी कि दोनों ये चेंज कर सकता है, राइट। यदि हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है फोर्स का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसको हम लोग सिंपली न्यूटन भी लिखते हैं, है ना, न्यूटन भी बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली m/t-2, ये होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो पहले तो हम ये फोर्स को जान लिया गया कि फोर्स, एक हम लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो फोर्स क्या होता है, सिंपली पुश और पुल इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्स। और ये क्या क्या काम कर सकता है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें जानना है कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कितने टाइप का होते हैं, तो इसको डिफरेंट बेसिस पे डिफाइन किया गया। तो पहला हम लोग देखेंगे कि इसको फंडामेंटल बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, वो देखो। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कौन से फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं, चलो पहले हम लोग वो देखते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, जितने भी फोर्सेस नेचर में जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, फंडामेंटल फोर्सेस। जैसे यदि हम लोग बात करें मस्कुलर फोर्स है, टेंशन है, फ्रिक्शन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये सारे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं, राइट। अब इसमें देखो पहला हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में यूज करने के लिए जा रहे हैं और आगे यूज करते भी रहेंगे। उन फोर्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, यूनिवर्स में, शायद तुम लोग 9th में वैसे भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि यूनिवर्स में कहीं पे भी यदि दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन दे एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू अदर, राइट। जैसे सपोज करो ये कोई एक फोर्स है,
M1 और दूसरा एक ये फोर्स है M2 एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच में मतलब एक M1 M2 पर उतना ही फोर्स M2 भी M1 पर अप्लाई करता है, राइट। और ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इक्वल्स G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे जी का वैल्यू तुम लोग को पहले से पता है कि जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू भी मैथमेटिकल वैल्यू भी तुम लोग को पता होगा, राइट। तो हम लोगों को अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये तो पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर ही आएगा, हम लोग वहां पे ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, राइट। यहाँ पे ब्रॉडली अभी हम लोग केवल अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जो कि mg होता है। हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ, अच्छा इसका डेरिवेशन भी है, ये डेरिवेशन हम लोग ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे। देखो हमें ऐसा मालूम, अर्थ पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, सपोज करो इसका मास यदि m है, तो इसके ऊपर एक टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज हाउ मच, mg। इस पूरे के पूरे अर्थ पे कहीं पे भी यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, तो वो उसके ऊपर हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ये फोर्स लगता है, कितना फोर्स होता है, mg होता है, अर्थ के किसी भी जगह पे, राइट। आज तो मेरे पास ग्लोब भी है, ये देखो, चाहे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो उस पर फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर अप्लाई होता है, राइट। अब देखो, वाह, जैसे हम यहाँ पे है ना, इंडिया, एक्चुअली यदि कोई स्पेस से जाकर के देखे तो हम ना ऐसे खड़े हैं, राइट, लेकिन हमें ऐसा पता नहीं चल रहा, हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम बिल्कुल सीधे ही खड़े हैं, राइट। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं पता फील हो रहा है कि हम ऐसे खड़े हैं, है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर वालों की बात करो, ये तो बेचारे उल्टे लटके हुए चमगादड़ की तरह, लेकिन उनको कभी फील होता है क्या कि वो अर्थ पे उल्टे लटके हुए हैं, नहीं ना। क्यों, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कि हम यहाँ पे भी जाएंगे ना तो हमें ये नहीं फील आता कि अच्छा हम ऐसे, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हम सीधे, जैसे जिस पोजीशन में जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी खड़े हैं, just because of earth gravitational force which is always towards center of the, right, always towards the center of the earth is not an absolute word। क्यों, क्योंकि अर्थ के रोटेशन का उस पर इफेक्ट आता है, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है कि भाई अर्थ के रोटेशन का कैसे इफेक्ट आता है। तो अभी हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में यही बात करेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द फोर्स, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ये फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, कितना, mg। चाहे हम यहाँ खड़े हो जाएं, चाहे हम यहाँ पर आ जाएं, राइट, चाहे हम तो इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाओ, राइट, हमेशा इस ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स सेंटर ऐसे ये फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इधर टुवर्ड्स सेंटर लाइक दिस, है ना। तो ये होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें जो पढ़ना है अभी इस चैप्टर में वो हमें mg के बारे में पढ़ना है, डिटेल इसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे कि ये बेसिकली mg का, g का डेरिवेशन कहाँ से आता है, g पे क्या क्या इफेक्ट होता है, तो वो जब पढ़ेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग, हमारे लिए इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर mg फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स देखो, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, स्पेस में कहीं पे भी, इस स्पेस में ना कहीं पे भी यदि दो चार्ज पार्टिकल किसी सेपरेशन पे रखे हो तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है। थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता होगा कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। यानी क्या बोला, यदि इस स्पेस में कहीं पे भी दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हों लाइक Q1 और Q2, they experience force on each other। ग्रेविटेशनल फोर्स और इस फोर्स में क्या डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट, while this force it may be attractive or it may be repulsive। ये डिपेंड करता है कि चार्ज का जो नेचर है वो नेचर कैसा है। यदि सेम नेचर है, यदि ये सेम नेचर का है तो रिपेल करेंगे ऑब्वियसली,
और यदि अपोजिट नेचर का चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इसके बारे में भी हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। 12th में तो पहला चैप्टर ही हमारा यही है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, इसलिए अभी 11th में हम लोग ज्यादा इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो अभी हम लोग जस्ट इसमें क्या बात की है कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब यदि हम लोग किसी भी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन बैठा होता है? प्रोटॉन बैठा होता है और न्यूट्रॉन बैठा होता है। तो यदि प्रोटॉन ऑब्वियसली ये सारे कैसे चार्ज पार्टिकल हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? ऑब्वियसली रिपेल कर रहे होंगे। तो यदि उनको ऊपर रिपल्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो वो ब्रेक क्यों नहीं हो जाते सारे के सारे न्यूक्लियस, है ना? इसलिए नहीं होते क्योंकि हर दो प्रोटॉन, हर दो न्यूट्रॉन, हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस टिका हुआ है, बंधा हुआ है, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में कोई भी न्यूक्लियर ब्रेक हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियस ब्रेक हो सकता है। तो ये सारा जब आएगा तब आएगा। फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि न्यूक्लियस में जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे हैं, हर दो प्रोटॉन या हर दो न्यूट्रॉन या हर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, राइट। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वैसे तो ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। ये दूसरा क्या है? ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। So short range force in the sense कि ये 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर का होता है ना। यदि उससे ज्यादा किसी भी दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन हुआ तो इसका वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है ना फोर्स, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ये जहां पे एक्ट करता है ना, बाकी नेचर के सारे फोर्सेस फेल हो जाते हैं, राइट। तो वे एक काम देते हैं, ये तुम लोगों का फिंगर्स, राइट, इसको यहाँ पे टच कराए। अब इसको ना प्रेस करो, इतना तेजी से प्रेस करो कि इसके एटम्स और इसके एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 10⁻12 मीटर के ऑर्डर का हो जाए। यदि ऐसा हो गया ना तो तुम्हारे दोनों ये फिंगर्स परमानेंटली यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको काट के ही निकाला जा सकता है, कोई हाथी भी चाहेगा ना कि इसको खींच करके और छोड़ इन दोनों को सेपरेट कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, राइट। जहाँ पे होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ नहीं होता वहां होता ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से ये पूरा न्यूक्लियस टाइटली बॉन्डेड रहता है। थर्ड है वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस है तो नाम से ही पता चल रहा है ये वीक फोर्स है, तो बाकी क्या है? ये जनरली किसी भी दो पार्टिकल के बीच में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इनका यदि हम लोग रेशियो देखें ना, जितने भी हम लोग अभी फोर्सेस पढ़े, तो क्या बोला इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है भाई? न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक। एफ है मतलब न्यूक्लियर फोर्स, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज टू एफ डब्ल्यू मतलब वीक फोर्स इज टू एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम लोग इसका रेशियो निकाले ना मैथमेटिकली, यदि हम लोग इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो ये आता है 1 is to 10⁻⁻7 -2 is to 10⁻⁻7 is to 10⁻⁻38। ये सारी चीजें फैक्ट बेस्ड है, राइट। इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। न्यूक्लियर फोर्स पहले होता कैसे है, जनरेट कैसे होता है, पहले तो हमें वही नहीं मालूम होता, तो हम लोग तो नहीं कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। ये हमारे लिए एज अ फैक्ट है जो कि जानना है, राइट। जेईई मेंस की बात करें या नीट की बात करें तो वैसे पेपर में ये जो रेशियो है ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं,
राइट। तो ये तुम्हें याद रखना है। इंस्पिरेशन चलो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस on the basis of contact force, on the basis of contact force, right? तो on the basis of contact force ये forces को on the basis of contact बोल सकते हैं, है ना। On the basis of contact हम लोग फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा दो पार्ट कौन कौन सा होगा, एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर इज फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग को मेनली यहाँ पे क्या क्या पढ़ना, किसके किसके बारे में पढ़ना। फर्स्ट नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स। सेकेंड है टेंशन, थर्ड है स्प्रिंग फोर्स एंड फोर्थ है फ्रिक्शन। फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic force, and second is first is gravitational force, second is electrostatic force and third is magnetic force। ये सारे फील्ड फोर्सेस हैं। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड होगा जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन एक डेडिकेटेड चैप्टर है, राइट। सिमिलरली यदि हम लोग फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये हम लोग डिटेल में जान लिए, जितने की अपने को जरूरत है। वैसे तो पूरा डिटेल में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों हमारा डेडिकेटेड आएगा क्लास 12 में, राइट। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में बात करें। चलो एक एक करके देखते हैं कि भाई क्या होता है ये सारे फोर्सेस का डेफिनेशन। देखो पहले हम लोग बात करें नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स की। नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, देखो क्या होता है ये नॉर्मल फोर्स। जैसे सपोज करो ये एक सरफेस है और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना। सपोज करो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को सरफेस पे रख दिया, राइट। तो क्या होता है ना, जहां पे भी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, इसके कांटेक्ट सरफेस पे ये जो सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, राइट। वो जो फोर्स है हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये कांटेक्ट सरफेस है तो कांटेक्ट पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स अप्लाई हो जाएगा। दिस इज व्हाट नॉर्मल फोर्स। जनरली नॉर्मल फोर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, राइट। इसकी जगह मान लो ऑब्जेक्ट कुछ स्फेरिकल है तो ऐसा है कुछ, तो देखो इनका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो कांटेक्ट सरफेस पे और उसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दो लाइन। दिस इज व्हाट नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली सपोज करो कुछ एक ट्रायंगुलर शेप का हम बॉडी कंसीडर कर लें लाइक दिस, है ना, और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर, तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट पे है ना,
तो कांटेक्ट पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो टेंजेंट, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज व्हाट नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा इस तरीके से अप्लाई होगा। कुछ और भी केसेस कंसीडर कर लेते हैं, है ना। जैसे सपोज करो ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे एक सरफेस है और एक यहाँ पे सरफेस। तो देखो जहां जहां पे ये कांटेक्ट में रहेगा हर एक पॉइंट पे ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा। तो पहले कहाँ पे हमें दिख रहा है, पहले पे दिख रहा है कि भाई ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ, सॉरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कांटेक्ट पे है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा नॉर्मल फोर्स। दोनों नॉर्मल फोर्स अलग अलग होंगे, इसको हम n1 सपोज कर लें, तो ये मेरा क्या होगा n2 हो जाएगा। तो जहां पे भी हमें कांटेक्ट फोर्स को शो करना है, जहां पे भी हमें कांटेक्ट फोर्स को शो करना है, क्या करेंगे, उस पॉइंट पे जहां पे भी ये कांटेक्ट में है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट विल गिव यू व्हाट नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो टेंशन। पहले हमें ये जानना है कि टेंशन हम किसके किसमें बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे टेंशन किसी रोप या स्प्रिंग में, रोप या स्प्रिंग में। दूसरा हम लोग बात करेंगे रॉड में, इसमें बात करेंगे रॉड में बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग ना यहाँ पे जो भी रोप या स्प्रिंग हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, जो भी हम लोग स्प्रिंग या रोप कंसीडर करने जा रहे हैं ना, इट वुड बी आइडियल। ऐसा होगा, ये आइडियल होगा। आइडियल का मतलब, आइडियल का मतलब जो भी हम लोग कंसीडर करेंगे रोप या स्प्रिंग, ये मासलेस होगा, मासलेस होगा पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी इन स्ट्रेचेबल होगा। या नॉन स्ट्रेचेबल में बोल सकते हैं इसको। मतलब इसमें कोई इलांगेशन नहीं आएगा, राइट। इलांगेशन नहीं आएगा मतलब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रोप या स्ट्रिंग हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो आइडियल होगा। आइडियल मतलब मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल, राइट। चलो देखते हैं, पहले तो ये देखें कि ये जो टेंशन क्रिएट होता है ना रोप या स्ट्रिंग में, ये क्रिएट कैसे होता है। देखो जैसे यदि हम लोग एक रोप को कंसीडर करें, तो रोप या स्ट्रिंग कोई कहीं पतला होगा, लेकिन यदि हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाकर के देखो, इसको कैसे कट कर दें, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ऐसा और ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो जो यहाँ पे एटम्स हैं और यहाँ पे एटम्स होंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा होगा, ये सारे एटम्स इंटर एटॉमिक फोर्सेस से ऐसे बंधे हुए हैं, राइट, जिसकी वजह से ये भाई कहीं पे भी होगा। ये तो बेसिकली हम यहाँ से कट किए, अदरवाइज है क्या, ये तो देखिए, तो किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड, तो उनके बीच में ऐसा फोर्स लग रहा होगा, और ये इसी फोर्स की वजह से ये रूप एक शेप में है या स्ट्रिंग एक शेप में है, राइट। जो सॉलिड है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये फोर्स कौन सा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब क्या है, यदि हम लोग इसके बाहर की तरफ एक फोर्स क्रिएट करें, बाहर की तरफ फोर्स क्रिएट करें, तो इनके बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होता है। जो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो रहा है ना, दैट कॉजेस टेंशन, राइट। तो यदि हम लोग इस तरफ से फोर्स हम लगाएं, तो इस वाले पार्ट पे ऐसे एक टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये टेंशन का क्रिएशन होता है। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रोप या स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। रोप या स्ट्रिंग को हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल कंसीडर कर रहे हैं, राइट।
अब यदि हम लोग कोई एक रोप या स्ट्रिंग को कंसीडर कर लें और इसको यहाँ पे बांध दें, ठीक है, और यहाँ पे पकड़कर हम किसी फोर्सेस को खींचें, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन डेवलप होगा, ठीक है, और ये टेंशन का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगा, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, किसी भी पॉइंट पे बात करो, हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अच्छा देखो, इस पे हम फोर्स ऐसे अप्लाई किए तब टेंशन क्रिएट हुआ, यदि हम लोग फोर्स इस तरीके से इस पे डेवलप करें तब इसमें टेंशन क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा। यदि हम लोग अलॉन्ग लेंथ एंड टुवर्ड्स लेंथ अप्लाई करें ना, तो ये क्या होगा, लूज हो जाएगा ना रोप, तो रोप क्या होगा, लूज हो जाएगा, तब उसमें टेंशन क्रिएट होगा क्या, नहीं। तो टेंशन क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज तो फोर्स ऑन द रोप अलॉन्ग द लेंथ होना चाहिए, एंड सेकेंड चीज अवे फ्रॉम द लेंथ होना चाहिए, तभी इसमें टेंशन क्रिएट होगा, राइट। और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो टेंशन सेम होगा। हाँ, रो को चेंज होगा, तो टेंशन चेंज होगा, वो हम लोग क्वेश्चन के केसेस में देखेंगे, राइट। लेकिन यदि एक ही रो को हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रो के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक। सेकेंड बात करते हैं हम लोग रॉड की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे भाई, रॉड की। तो चलो देखते हैं रॉड में कैसे होगा। देखो, मान लो दूसरा रॉड कंसीडर कर लें और इस रॉड को हम लोग ऐसे यहाँ पे फिक्स कर, अब इस पता है इस रॉड पे चाहे तुम अवे फ्रॉम द रॉड फोर्स अप्लाई करो या टुवर्ड्स रॉड ये तुम फोर्स अप्लाई करो, इस केस में यहाँ पे दोनों ही केसेस में इसमें टेंशन डेवलप होगा। एक को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं टेंशन। जैसे ये सॉलिड, इस पे हम चाहे ऐसे फोर्स अप्लाई करें या हम ऐसे कंप्रेस करके फोर्स अप्लाई करें, दोनों ही केसेस में इसमें टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। जनरली रॉड के केसेस से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस तुम्हारे पास होते हैं, है ना। ज्यादा हमारे पास जितने क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर स्ट्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें बहुत सर रॉड में भी टेंशन फोर्स ही लगता है। इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्प्रिंग फोर्स। हम लोग देखेंगे भाई ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। बहुत सारा स्प्रिंग तुम लोगों ने देखा होगा, पेन में भी यूज करते हैं, होता है ना छोटा वाला, खेलने में कितना मजा आता है, एक वो है। दूसरा तुम लोग बाइक में देखते होगे, शॉकर में भी लगा रहता है स्प्रिंग, है ना। तीसरा तुम लोग देखे होगे ना, ट्रेन में व्हील्स के ऊपर भी रिंग्स लगे रहते हैं, ये स्प्रिंग लगा रहता है, राइट। तो साइकिल में सॉरी जो पेन में स्प्रिंग लगा है उसको कंप्रेस और इलॉन्गेट करना बहुत ही ईजी लगता है, राइट। उसके कंपैरिजन में करोगे तो जो बाइक में शॉकर्स लगे रहते हैं उसको कंप्रेस या इलॉन्गेट करना मुश्किल है, और ट्रेन में के व्हील्स के ऊपर जो स्प्रिंग लगा है तुम उसके ऊपर चढ़ के कूद भी जाओगे ना तो वो तुमसे कंप्रेस नहीं होगा। तीनों है तो स्प्रिंग ही ना, तो कोई ना कोई ये फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा होगा कि किसी भी स्प्रिंग को इलॉन्गेट करना या कंप्रेस करना कितना आसान या मुश्किल है, राइट। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहले तो देखो स्प्रिंग कैसा है भाई, ये है, राइट। अभी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में है, ठीक। अब सपोज करो ये यहाँ पे ना सपोज करो फिक्स किया हुआ, वन एंड को कहीं पे यहाँ पे ऐसे हम फिक्स कर देंगे। अब सपोज करो अभी अपने किस कंडीशन में है भाई, नेचुरल कंडीशन में। नेचुरल कंडीशन में आने के बाद क्या किया ना, जब ये नेचुरल कंडीशन में उसके बाद क्या किया ना, इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगा है। क्या लगा है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगा है, जिससे पता चला कि ये अपने नेचुरल लेंथ से एक्स इलॉन्गेट हो गया। जब इस पे फोर्स बाहर लगा है ना तो पता चला कि ये जो स्प्रिंग है वो एक्स से बाहर की तरफ इलॉन्गेट हो गया। अच्छा देखते होगे ना, स्प्रिंग को इलॉन्गेट करके छोड़ो तुरंत वापस आ जाता है, या थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ो, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं करना है तो वो अपनी इलास्टिसिटी खो देगा, राइट। इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, राइट। तो हमें स्प्रिंग को उतना ही इलॉन्गेट या कंप्रेस करना है जिससे वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को लूज न करे, स्प्रिंग की तरह ही अभी भी वो बिहेव करे, राइट। तो जैसे एक स्प्रिंग
अब उस पर थोड़ा सा बाहर की तरफ फोर्स लगा के छोड़े, वापस आ जाएगा ना। क्यों वापस आया? यानी पक्का है कि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जो ये टेंडेंसी रखता है इसको वापस लाने के, राइट। तो ये स्प्रिंग फोर्स कौन, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? एफएस, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स हम लोग इसको बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, राइट। जनरल कंडीशन में Fs और F आपस में इक्वल होता है। स्प्रिंग फोर्स उतना ही क्रिएट होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट हो रहा है। अब बोलोगे किस कंडीशन में इक्वल नहीं होगा, तो वो तब जब ये एक्सेलरेटेड होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। अभी पूरा सिस्टम किसमें है? रुका हुआ है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स उतना ही क्रिएट होगा जितना ये एक्सटर्नल फोर्स तुम इस पे अप्लाई करोगे। और पता है ये जो स्प्रिंग फोर्स जब हम लोग प्रैक्टिकली देखे तो पता चला ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है एफएस, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। माइनस लगा दिए। अब बोलोगे माइनस क्यों? बताते हैं। एफएस इक्वल्स, प्रोपोर्शन हटाएंगे, माइनस के इनटू एक्स लगाएंगे। ये इज कॉल्ड एज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब देखो ये माइनस क्या यहाँ पे शो कर रहा है? माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, direction of spring force and direction of x, they are opposite। मतलब यदि x इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड को x है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट वर्ड को लगेगा। स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगेगा। मान लो उसकी जगह कोई दूसरा ऐसा था कि एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस करता, मतलब यहाँ से कुछ ऐसा बना देता, यहाँ तक x से कंप्रेस कर देता, ठीक है, तब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो इस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, राइट। तो जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है यानी एक्स है, और जो स्प्रिंग फोर्स है दे आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्स माइनस यहाँ पे इसी चीज को शो करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यदि हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का, यहाँ से यदि हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, तुम लोग भी निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट का के का डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ से निकालना चाहें तो के का डायमेंशन फार्मूला देखो, यहाँ से के इक्वल्स क्या होगा? एफ बाई एक्स होगा। एक्स एफ क्या है? एफ है एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस क्या है? एल, तो ये आएगा एम एल जीरो टी माइनस टू। दिस इज व्हाट? डायमेंशन फार्मूला ऑफ के। अब देखो लॉज ऑफ मोशन की हम बात करें तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे, बाद में हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। तो देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है क्या? खूब रट्टा मार के बैठे होगे तुम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली है क्या? एक्शन रिएक्शन लॉ। ये तुम लोग को पता है पहले से क्या है भाई? एक्शन रिएक्शन लॉ। मतलब एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, दूसरा फोर्स भी, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे सेम फोर्स अप्लाई करता है, राइट। सिंपल सा है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक बात बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करने के लिए, एक्शन रिएक्शन लॉ के लिए, क्या ये जरूरी है क्या कि दोनों बॉडी हमेशा डायरेक्टली कांटेक्ट में हो विथ ईच अदर? एक्शन रिएक्शन लॉ के लिए क्या ये जरूरी है कि दोनों बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में हो? यदि वो दो बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो सकता है? सोचो सर, हो सकता है। बाकी लोग सोचो। यदि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो तो भी क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा? यस होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में ही देखे कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स m1 and m2 आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा होता है।
जबकि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेशन पे रखे हैं। अर्थ के ऊपर ये जो मार्कर है ना, ये अभी अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं है, राइट। तो लेकिन अर्थ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, पता है तुम लोगों को, जितना फोर्स अर्थ इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है ना, उतना ही फोर्स ये मार्कर भी अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहा है, अपनी दिशा में, अपने डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात? जितना फोर्स अर्थ मार्कर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है ना, ये मार्कर भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये अर्थ को क्यों नहीं खींच ले रहा है? हम इसको छोड़ें तो ये नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये है यहीं पे रहा है, थोड़ा हम स्पेस पे चले जाए और इसको यू पे रखे और ये अर्थ को अपनी तरफ खींच ले? क्यों नहीं होता ऐसा? अर्थ का मास ह्यूज है इसके कंपैरिजन में। अर्थ के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, इसका मास तो नेग्लिजिबल है, राइट। तो ऑब्वियसली यही अर्थ की तरफ जाएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्योंकि हम लोग अब इसको यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। बाकी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अभी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे FBD। FBD, ये FBD यहां से लेकर के पूरे फिजिक्स में हमारा ये साथ देगा। FBD जितना इजीली हम बनाना सीख जाएंगे, जितना अच्छे से हम बनाएंगे, क्वेश्चन का क्लैरिटी उतना अच्छा हमारा बनेगा, सॉल्यूशन उतना इजीली निकलेगा। इसलिए FBD को अच्छे से जानना है। अब बेसिकली FBD होता क्या है? FBD होता क्या है? FBD जिस भी बॉडी का हमें बनाना है, FBD का मतलब क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। जिस भी बॉडी का हमें बनाना है, उस बॉडी को हम लोग सिस्टम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? सिस्टम कंसीडर करेंगे। उस पे जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरा कोई भी बेबी कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, जितने भी फोर्स उस पे लग रहे हैं, उनका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड। और उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? FBD बोल रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम को सिंपल से लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the forces on the system by the surrounding is what? FBD, free body diagram। ठीक है। अब चलो हम लोग ये देखते हैं कि ये हम लोग कैसे बनाएंगे। सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या है? सिंपल से कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेते हैं, उन्हीं इलस्ट्रेशंस में देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। देखो ऐसे सपोज करो ये एक सरफेस और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, और इसका मास है m। अब हम क्या चाहते हैं? इस ऑब्जेक्ट का, इस ब्लॉक का FBD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो मेरे लिए सिस्टम कौन हुआ? ये ब्लॉक हो गया। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे ना, जो सिस्टम है मेरा, उस सिस्टम को हम आइसोलेट कर लेंगे। उस सिस्टम को क्या करेंगे? आइसोलेट कर लेंगे, ठीक। अब देखेंगे भाई इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तुरंत मेरा दिमाग आएगा कि अच्छा फोर्सेस का मतलब, अच्छा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में इसमें ये किसी के साथ कांटेक्ट में है, क्या है? किसके कांटेक्ट में? सरफेस के कांटेक्ट में। तो ये सरफेस क्या करेगा? कांटेक्ट फोर्स पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये पहला कांटेक्ट फोर्स लग गया, नॉर्मल फोर्स।
ऐसे। तो जो हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे, अच्छा ये कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, यानी सरफेस इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, सराउंडिंग की तरह, राइट। तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स इस पे लग गया। फिर हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, टेंशन के बारे में। यहाँ स्प्रिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, तो टेंशन जैसा क्रिएट होगा नहीं। फिर हम लोग बात किए थे स्प्रिंग की, स्प्रिंग जैसा भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स से भी कोई लेना देना नहीं है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आए, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ भी इसके लिए एक सराउंडिंग की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो अर्थ इस पे फोर्स हमेशा किधर अप्लाई करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो ये इसका क्या बन गया, FBD बन गया। तो ये बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये एक सिंपल से केस के लिए था, थोड़ा केस को और बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में, अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ब्लॉक्स है। ये है m1 मास का और ये है m2 मास का। अब तुम्हें m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब देखो कि m1 और m2 का FBD कैसे बनेगा, ट्राई करो। देखो अब जब हम इसका FBD बनाएंगे तो मेरे पास सिस्टम की बात करें तो दो है मेरा सिस्टम, एक ऊपर वाला ब्लॉक, दूसरा नीचे वाला ब्लॉक। तो ऊपर वाले ब्लॉक की यदि हम लोग बात करें तो ये m1 है, और नीचे वाले ब्लॉक की बात करें तो हम लोग के लिए ये m2 है, m1 m2। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये आएगा कि यार हम पहले किसके लिए बनाए, m1 के लिए बनाए या m2 के लिए बनाए। तो पहले उसको चूज करो जो मिनिमम कांटेक्ट रखता हो, जैसे m1 सिर्फ m2 के साथ कांटेक्ट में, राइट, जबकि m2 m1 एज वेल एज सरफेस दोनों के साथ कांटेक्ट में। तो पहले हमारे लिए किसका हम FBD बनाएंगे, m1 का बनाएंगे, राइट। तो देखो m1 किसके साथ कांटेक्ट में है, m2 के साथ। तो m2 m1 पे क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे, n1, राइट। अब m1 और किसी के साथ कांटेक्ट में है क्या, नहीं। तो और कोई इसमें फोर्स, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा क्या, नहीं। अब कौन सा फोर्स बचा, सिर्फ एक ही फोर्स बचा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर लगेगा, नीचे लगेगा, चलो लगा देते हैं m1 जी, राइट। अब हम आते हैं m2 के पास, ठीक है भाई। अब जब m2 के पास आए तो m2 m1 पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, न्यूटन्स लॉ तुरंत दिमाग में आएगा कि जितना नॉर्मल फोर्स m2 m1 पे लगाएगा उतना ही नॉर्मल फोर्स m1 भी m2 पर लगाएगा, पर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो m2 m1 पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो m1 m2 पे किधर फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड, और इतना ही मैग्नीट्यूड का, न्यूटन थर्ड लॉ से। m2 और कहीं से कांटेक्ट में है क्या, है ना, हाँ सरफेस के साथ। तो ये सरफेस भी इस पे अप्लाई करेगा क्या, कांटेक्ट फोर्स किधर अप्लाई करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा क्या। तो ये कर दिया n2, राइट। ये n1 है, तो ये कोई दूसरा फोर्स हम लोग एज्यूम करेंगे, वो क्या एज्यूम किया, n2 एज्यूम किया, राइट। और कहीं से ये कांटेक्ट में है क्या, नहीं है, तो कोई कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नहीं लगने वाला। अब बचा क्या, फील्ड फोर्स बचा। फील्ड फोर्स में कौन सा फोर्स, वेट किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चलो लगा देते हैं उसको। तो ये हो गया m2g, क्या बन गया, ये इसका FBD बन गया, राइट। ये बेसिकली क्या है ना, हम यहाँ पे जो भी चीज एजम्पशन ले रहे हैं वो सारा कुछ हम पॉइंट मास के लिए ले रहे हैं, है ना। तो इसको हम चाहें तो केवल ऐसे भी फोर्स दिखा सकते हैं, m1 और m2 को हम सिंपली चाहें तो एक पॉइंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि ये n1 है, ये m1g है। सिमिलरली m2 की बात करें तो इस पे ऐसे n1 है, ऐसे n2 है, और इस पे ऐसे ही m2g, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे तुम बना सकते हो। थोड़ा और बढ़ाते हैं हम लोग इसका लेवल अब। LPD बनाने में ना बच्चों को बहुत मजा आता है, खेलने टाइप का हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट तुम ट्राई करो जरा।
ये M1 ब्लॉक, M2 ब्लॉक, M3 ब्लॉक, तो ये 3 ब्लॉक्स हैं, राइट, M1 M2 एंड M3। अब जरा इनका एबीडी बनाओ, किसका किसका, M1 का, M2 का और M3 का। बन गया? यहाँ पे हमारे पास अगेन 3 ऑब्जेक्ट, M1, M2 एंड M3। तो अब इन तीनों में से किसका हम पहले एबीडी बनाएं? भाई M1 सब मिनिमम कांटेक्ट में, तो पहले हम M1 की बात करें। तो M2 M1 पे एक फोर्स लगा रहा होगा ऐसे N1, राइट। इस पे और कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं। अब कौन सा फोर्स बचा? फील्ड फोर्स बचा, लगा दिया M1 जी। जितना कांटेक्ट फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगा देगा, ऐसे लगाएगा। हाउ मच? N1। अब M2 M3 के साथ कांटेक्ट में, तो M3 M2 पे एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, हाउ मच? N2। और इस पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं। अब कौन सा फोर्स बचा? M2G बचा, तो ये लगा दिया M2G। फिर M3 की बात करें तो M3 के साथ कौन कैसे कांटेक्ट में? M3 जितना कांटेक्ट फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। ये इस पे कितना लगा रहा है? N2, तो ये भी इस पे लगाएगा कितना? N2 न्यूटन पर लॉ से। नेक्स्ट ये सरफेस इस पे अप्लाई करेगा एक नॉर्मल फोर्स, हाउ मच? N3, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में M3, तो ये इस टाइप से बन गया। अब देखो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यदि हम बनाए तो कैसा बनेगा? इंक्लाइन प्लेन यदि हम बात करें तो ये कैसा बनेगा इंक्लाइन प्लेन के? सपोज करो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज करो ये एंगल थीटा है, राइट। और इसके ऊपर एक ब्लॉक सपोज करो ऐसे रखा हुआ, ये ब्लॉक इस पे ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे ना, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, जो इंक्लाइन प्लेन है ना, जो भी इंक्लाइन प्लेन है उसको एक्स एक्सिस कंसीडर करो। भाई एक्स और वाई एक्सिस तो अपना चॉइस है, जिसको भी चाहे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन प्लेन के लिए ये सब काम कर चुके हैं, राइट। तो देखो जो मेरा ये इंक्लाइन प्लेन है इसको क्या बोला, क्या एज्यूम करो एक्स एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या मिल जाएगा? वाई एक्सिस मिल जाएगा, है ना। तो चलो पहले अब हम लोग इसका क्या बना, एफबीडी बने। तो देखो यदि हम लोग कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में, इस सरफेस के साथ, तो ये सरफेस क्या करेगा, इसमें नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मींस लाइक दिस, ऐसे अप्लाई होगा। तो दिस इज व्हाट एन, राइट। और कहीं से ये कांटेक्ट में है क्या? नहीं। तो और कोई कांटेक्ट फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और क्या फोर्स हो सकता है इस पे? फील्ड फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज डाउनवर्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगा, हाउ मच? mg। तो ये इसका क्या बन गया? एफबीडी बन गया, किसका? ब्लॉक का। अच्छा अब हम चाहेंगे तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब काम हम लोगों को आगे करना ही है, तो यहीं से थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते चलें। देखो इसको, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएं। ये एंगल यदि थीटा है, ये हमें क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस थीटा बचा, राइट। फिर ये लाइन और ये लाइन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। अब हम लोग mg का कंपोनेंट लेना चाहें, mg का कंपोनेंट लेना चाहें तो mg जिसके साथ एंगल बनाता है, देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, क्या जानते हैं हम लोग? वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस के अलोंग cos थीटा कंपोनेंट जाता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा। तो y एक्सिस के साथ mg कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इस mg का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये मेरा x एक्सिस है तो इसके अलोंग क्या बनेगा?
mg sin थीटा आ जाएगा। ये ना एक रॉड है और ये इस प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये कहाँ पे कांटेक्ट में है? यहाँ पे कांटेक्ट में है और यहाँ पे कांटेक्ट में है। इसका वेट है m, इसका एफबीडी बनाओ। इन दोनों का एफबीडी बनाओ। देखो पहले हम इसकी बात करें, इस रॉड की, तो देखते हैं ये रॉड कहाँ से कांटेक्ट में है। पहले तो हमें दिख रहा है कि ये रॉड यहाँ से कांटेक्ट में है। तो भाई यदि जहाँ पे ये कांटेक्ट में रहेगा, कांटेक्ट सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, मतलब एक तो नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसे लग रहा होगा n1, राइट। सेकंड कहाँ पे ये कांटेक्ट में है? यहाँ पे है। तो जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके टेंजेंट ड्रॉ किया और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा ये लग जाएगा नॉर्मल फोर्स n। और कहीं से कांटेक्ट में है नहीं, कांटेक्ट फोर्स का मामला खत्म। अब आते हैं कहाँ पे? वेट पे। तो वेट को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? जनरली क्या होता है, यदि बॉडी यूनिफॉर्म है ना, तो हम यहाँ पे भी यूनिफॉर्म ही बॉडी सारा कंसिडर करेंगे। तो उसके सेंटर पे, जैसे सपोज करो एल लेंथ का है, तो यहाँ से l/2 पे इसमें वेट एक्ट करेगा और वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो वो किधर होगा भाई? ऐसे हो जाएगा mg। तो ये पहले का एफबीडी कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम बात करें इसकी, इस स्फीयर की। ये बेसिकली क्या है, ये सीन शायद तुम लोग समझ रहे होगे। दो इंक्लाइन प्लेन है ना, दो कोई सा भी इंक्लाइन प्लेन हम कंसीडर करें। सपोज करो ये कुछ इंक्लाइन प्लेन ऐसा है ना, और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में एक कोई स्फीयर है ना। ये स्फीयर को ऐसे ला करके रख दिया, ऐसे नहीं। देखो हम लोग को एग्जांपल भी बड़े अच्छे से मिल रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा कुछ है ना। अब ये है कि दोनों तरफ इसका जो एंगल है वो एंगल आपस में इक्वल नहीं है, तो बनाते हैं इसका। पहले तो देखो ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो जहां पे भी कांटेक्ट है उसके वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन दूसरा ड्रॉ करो। ये हो जाएगा n1, राइट। फिर ये इसलिए इसके साथ कांटेक्ट में है, तो वहां कांटेक्ट पे दूसरा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंट ड्रॉ किया और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये क्या है? n2। और कहीं से कांटेक्ट में है क्या? नहीं, तो और कहीं पे भी कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। अब कौन सा फोर्स लगना है? इसका वेट लगना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसे लगेगा? mg डाउनवर्ड ऐसे। तो ये इसका एफबीडी बन गया, नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा आते हैं स्ट्रिंग वाले सिस्टम पे। ये एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है। इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बताओ कैसे बनेगा इसका एफबीडी। तो देखो क्या है, आई थिंक ये तुम में से कुछ बच्चे तो बना भी लिए होंगे। तो देखो क्या है, पहली चीज तो ये नॉर्मल फोर्स टाइप का कहीं पे लगेगा क्या? नहीं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इस पे कोई नॉर्मल फोर्स जैसा चीज नहीं लगेगा, राइट। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक। तो स्प्रिंग में क्या डेवलप होना है? टेंशन डेवलप होना है। तो देखो टेंशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं ना,
किसी भी एक पॉइंट पे इसको कट कर। अब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो हम लोग टेंशन दिखाएंगे वो ऐसे दिखाएंगे, ठीक, और इस पे जो टेंशन दिखाएंगे वो ऐसे। और कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं, अब बचा क्या, फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसे होगा, लाइक दिस। ये दो ऑब्जेक्ट ब्लॉक है, M1 और M2। इसके बाद इसका एपीडी बनाओ। देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, दो ब्लॉक M1 और M2 और दो स्ट्रिंग भी है। तो अब हमारे लिए ये है कि पहले इस स्ट्रिंग का बनाए या इस स्ट्रिंग का बनाए। तो हमेशा क्या बोला, उस ऑब्जेक्ट का पहले एपीडी बनाओ जो मिनिमम कांटेक्ट में हो। जैसे M1 सिर्फ एक स्ट्रिंग से कांटेक्ट में है, जबकि M2 दो स्ट्रिंग से कांटेक्ट में है। तो इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से इसको यहाँ से कट करो। तो देखो इस स्ट्रिंग में सपोज करो ऐसे लगा टेंशन T1, तो न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा T1, और इस और भी एक ही कांटेक्ट फोर्स लगेगा क्या इस पे, नहीं। अब सिर्फ एक ही फोर्स बचा, दैट इज व्हाट, M1G। अब हम बात करें M2 की, तो देखो M2 ऊपर से दूसरे स्ट्रिंग से लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग यदि चेंज होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन कुछ T2 एज्यूम किया, तो यहाँ पे टेंशन T2। M2 और कहीं से कांटेक्ट में है क्या, नहीं, तो अब सिर्फ एक ही फोर्स बचा, कौन सा फोर्स, वेट, M2G। ये आए, इसको करो, जल्दी से इसका एपीडी बनाओ। एपीडी बनाने में वैसे बच्चों को बहुत मजा आता है। अच्छा, यहाँ पे जो जितना भी सरफेस कंसीडर करेंगे ना, वो सारा हमारा सरफेस कैसा होगा, आइडियल होगा। आइडियल मतलब फ्रिक्शनलेस होगा। इसका एपीडी बना तुम लोगों का, यस सर। यहाँ पे देखो मेरे पास तीन ब्लॉक M1, M2, M3। तो किसका पहले बनाएंगे, ऑब्वियसली M1 का, क्योंकि M1 मिनिमम कांटेक्ट में है। तो यहाँ से ये रब किया, यहाँ सपोज करो टेंशन T1 है, तो यहाँ टेंशन T1, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच, M1G। अब ये स्ट्रिंग बदल गया, तो यहाँ टेंशन सपोज करो कुछ T2 आ गया, और कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं, अब सिर्फ एक ही फील्ड फोर्स बचा, M2G। यहाँ T2 है तो ये T2 हो गया, और यहाँ से ये T3 हो जाएगा, और क्या बचेगा, इसका वेट कितना, M3G। ये हो गया। नेक्स्ट वाला हो गया। देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, स्मॉल एम मास का ब्लॉक, ये स्ट्रिंग, और यहाँ से दिस इज कॉल्ड एज पुली, राइट। ये क्या है, यहाँ पे पुली है। अच्छा, यहाँ पे जो भी पुली होगा ना, वो पुली तुम लोग जानते होगे, पुली देखा भी होगा। यहाँ पे जो भी हम लोग पुली कंसीडर करेंगे ना, इट वुड बी आइडियल। आइडियल का मतलब यहाँ पे ये पुली हमारा मासलेस होगा, मासलेस होगा एंड फ्रिक्शनलेस होगा, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगा। यही जब यदि मासलेस ना रहे, आइडियल ना कंसीडर करोगे ना, तो फिर ये रोटेट करने लगेगा, उसका मास वगैरह भी कंसीडर करना होता है, वो हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी पुलीज होंगे, वो सारे पुली को हम लोग आइडियल कंसीडर करेंगे कि वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, अब देखो एफबीडी बनाते हैं।
पहले हम स्मॉल एम के एफबीडी की बात करें तो देखो इसको यहाँ से कट किया, तो ये टेंशन टी, और ये कहीं से कांटेक्ट में है क्या? नहीं, तो अब सिर्फ एक ही चीज बचा, क्या? इसका वेट एम जी। यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ टेंशन टी, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम टेंशन होगा। अब इसको यहाँ से हम कहीं से कट करें तो यहाँ टेंशन टी होगा, यहाँ टेंशन टी होगा, राइट। अच्छा, अब हम इसके एफबीडी की बात करें तो ये क्या प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो प्लेन इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? सरफेस कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स। कैसे अप्लाई करेगा नॉर्मल फोर्स? लाइक दिस, राइट। और वेट इसका हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच? कैपिटल एम इंटू जी। तो ये इसका एफबीडी बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसको लिखने के बाद तुम लोग जरा नेक्स्ट एफबीडी बनाओ। ये मेरा पुली, ये पुली यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, एक इधर से स्ट्रिंग, ये ब्लॉक M1, ये स्ट्रिंग, और फिर ये पुली के दूसरे साइड से गया, और यहाँ पे ये M2 ब्लॉक हैंग। इसका एफबीडी बनाओ कि इसका एफबीडी कैसा हो। इस वाली कंडीशन में यहाँ एक पुली है, राइट। और ये स्ट्रिंग है, ऐसे घूम करके पुली के ऊपर से, और यहाँ पर इसका मास कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और ये एंगल थीटा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इसका एफबीडी यदि हम लोग बनाए तो देखो क्या होगा, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, और ये क्या होगा, इसका वेट M1 जी, है ना। अब ये टेंशन टी है तो ये ऐसे घूम करके आ रहा है, राइट। तो हर पॉइंट पे सेम टेंशन अप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, ये नीचे की तरफ गया तो ये आ जाएगा क्या? M2 जी। तो ये इसका एफबीडी बन जाएगा। इसके एफबीडी की बात करें तो देखो ये कैपिटल एम मास, ये स्मॉल एम मास। स्मॉल एम की बात करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा? mg। ये देखो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, राइट। अब इसकी बात करो तो इस पे क्या क्या कौन कौन सा फोर्स लगेगा? पहले तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा? ये सरफेस लगाएगा, किधर लगाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसे लगेगा, राइट। और कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? नहीं। अब क्या बचा? वेट बचा ना, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस mg। तो ये इसका एफबीडी बन गया, है ना। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये एफबीडी किसके लिए है? स्मॉल एम के लिए और कैपिटल एम के लिए। यहाँ पे ये एफबीडी किसके लिए किसके लिए है? M1 और M2 के लिए। तो ये एफबीडी बनाना अच्छे से आना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये पूरा एफबीडी का कार्यक्रम यहाँ तक, वैसे तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के केसेस आएंगे, वहाँ पे हम लोग वो सारा कुछ डील करते जाएंगे। अब तुम लोगों को हम एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी भेजेंगे जिसमें एफबीडी पे ही पूरे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसको तुम लोग ट्राई कर जाना, ठीक है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में